वकील आपका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और दर्शकों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी तमाम परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए। कानून से जुड़ी यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तमाम क्लेम्स को लेकर। यदि एक्सीडेंट हो जाता है या इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो कानूनी तौर पर क्या आपके पास जानकारियां होनी चाहिए और किस तरह से आप इन जानकारियों के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, ये हम हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। और इस तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी धर्मेंद्र जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और क्लेम को लेकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रूरी सवाल है। जैसे कि यदि मैं बात करना चाहूँ कि पुलिस रिपोर्ट कई बार दर्ज नहीं होती है, ऐसे में भी क्या मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का प्रोसेस है सीआरपीसी में, उस प्रोसेस को फॉलो करने के साथ ही कोई भी पीड़ित पक्ष अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। कंप्लेंट को सीआरपीसी में सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है कि कंप्लेंट होती क्या है। कंप्लेंट अर्थात एक शिकायत, जो शिकायत घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष या पीड़ित पक्ष को जानने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाती है और उस शिकायत के आधार पर यानी उस कंप्लेंट के आधार पे पुलिस जो अपने थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करती है, उसकी लाइट में इंक्वायरी करती है। एक तो पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट ये हुआ कि यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं और उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो जो पीड़ित पक्ष है वो कंप्लेंट 154 सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में कोर्ट के माध्यम से अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि यदि न्यायालय से भी एफआईआर दर्ज होने के आदेश उनको नहीं प्राप्त होते हैं तो जो पीड़ित पक्ष है वो सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अर्थात सेक्शन 200, 201, 202, 203 इन सेक्शंस के रूल्स को फॉलो करते हुए कोर्ट में परिवाद, जिसे कंप्लेंट केस भी कहते हैं, परिवाद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और परिवाद को रजिस्टर्ड कराने के लिए पुलिस के पास जाने की पीड़ित पक्ष को कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो घटना का पूरा प्रकरण है उस प्रकरण का पूरे साक्ष्यों के साथ में अपनी कंप्लेंट को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं मुरादाबाद से दिलीप भटनागर, उनसे जानेंगे क्या जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल रखें, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। मैंने 2.5 लाख रुपए नौकरी के लिए बबीता सक्सेना है बरेली की जी, उनको दिए थे मैंने जी। और 2 साल हो गए। मेरे आज तक अभी मेरे बच्चों को वो नौकरी मिल पाई और मुझे जो है ना पैसा वापस हुआ है जी। अब मुझे बताइए मैं पैसे किस तरह से मुझे मिल पाए, मेरी आप मदद करने की कोशिश करें। देखिए, आपका जो प्रकरण है वो अति गंभीर है। आपने अपने बेटे की सर्विस के लिए जिनको 2.5 लाख रुपए दिए और उनके द्वारा सर्विस नहीं लगवाई गई और आपके पैसे को भी वापस नहीं किया गया, इसका मतलब उनके द्वारा जो आईपीसी के सेक्शन है अर्थात 420, 406 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध कारित किया गया है। आपके रुपए को भी हड़प कर लिया गया और आपके साथ धोखाधड़ी भी की गई है। तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर करते हैं, अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो निश्चित रूप से उस एफआईआर दर्ज होने के प्रकाश में वो आपके साथ सेटलमेंट करते हुए आपका पैसा वापस कर दें। आप क्रिमिनल प्रोसेस भी उनके खिलाफ कर सकते हैं और सिविल प्रोसेस में भी रिकवरी की बात कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए आपका वो पैसा आपका नंबर 1 में ट्रांसफ़र होना दिखाना पड़ेगा। इसलिए और जो एफआईआर है, एफआईआर के लिए आपका नंबर 1 का पैसा या नंबर 2 के पैसे का कोई प्रश्न नहीं है। आपके साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है। बेसिक जो उनका इंटेंशन था और जो उनके नॉलेज में था वो ये था कि हम नौकरी लगवा नहीं पाएंगे और इंटेंशन ये था कि मैं इनका पैसा हड़प कर लूँगा। तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 406, 420 में दर्ज करा सकते हैं संबंधित थाने में जहां आप रहते हैं, जहां से आपने पैसा दिया है। और यदि
वहाँ पर आपकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं हो रही है, तो कोर्ट का जो प्रोसेस है 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत दर्ज करा सकते हैं, या कंप्लेंट केस के रूप में भी सीधे न्यायालय में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जिसमें न्यायालय कॉग्निजेंस लेते हुए उनको समन और वारंट के माध्यम से बुला सकती है, उनको बेल करने के लिए मजबूर कर सकती है। जी बिल्कुल। अगली कॉलर हमारे साथ ब्रजेश जी बिहार से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी ब्रजेश जी। जी हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल रखिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे ना साथ में मेरी भांजी के साथ बदतमीजी करी थी, तो हमने उनके घर पे जाके उनसे कहासुनी हो गई, लड़ाई हो गया, तो साथ क्रॉस केस डाल दिया इन्होंने कोर्ट में। जी हाँ जी, तो उसके बाद जो है केस चलता रहा, हम सोच रहे अब खत्म हो जाएगा, अब हो जाए, फिर वो जज कहते जी आपके 308 लग गया, उनके छूट ज्यादा आई है। जी। हेलो। तो अब आप जानना चाहते हैं कि इस केस में आगे आपको क्या करना है? जी अब कुछ हमारे वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, हमारे कुछ समझ आता नहीं है, और फिर हमें तारीख मिल जाती है, हमें बिहार से हर हफ्ते 15 दिन पे डेट पर भी जाना पड़ता है। जी ब्रजेश जी, जो क्रॉस एफआईआर हुई है, अर्थात आपके साथ जो घटना घटित हुई उसकी एफआईआर आपने दर्ज कराई, और दूसरे पक्ष ने अपने बचाव के लिए आपके ऊपर भी एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो ऐसी स्थिति में क्रॉस एफआईआर का जो ट्रायल है वो बहुत सेंसिटिव ट्रायल होता है, जो न्यायालय के समझ चलता है, यानी न्यायालय में जो केस चलता है वो बहुत गंभीरतापूर्वक चलाया जाता है। आपके अधिवक्ता महोदय को इस केस को बहुत ही संजीदगी के साथ में विचारण में न्यायालय की मदद करनी चाहिए। आपके खिलाफ जो केस हुआ उसमें यदि 308 आईपीसी का सेक्शन इंक्रीज किया गया है तो 308 मेडिकल के आधार पर बढ़ा होगा। ऐसी कोई उपहति जिसमें आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन जिसको चोट लगी उसकी जान जा सकती थी, संभावनाएं थी ये। तो ऐसी स्थिति में 308 आईपीसी के सेक्शन को पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे इंक्रीज कर देती है। आपके खिलाफ भी अगर इस तरह का कोई सेक्शन इंक्रीज किया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा और वो न्यायालय में चार्जशीट के माध्यम से आ गया है, तो आपको चार्ज फ्रेमिंग के समय डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देनी चाहिए एक एडवोकेट के माध्यम से कि आपके ऊपर 308 आईपीसी का सेक्शन बनता नहीं है। आप जब न्यायालय के समक्ष डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देंगे तो न्यायालय आपके फैक्ट्स पर कंसीडर करते हुए 308 को डिलीट भी कर सकती है, अर्थात हटा भी सकती है। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि 308 जो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा एलिज किया गया है उसको आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देते हुए चार्ज के समय ही डिलीट करवा लें। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ शरद जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी शरद जी, स्वागत है आपका। जी अपना सवाल रखें आप। मतलब संसार की संपत्ति मिली भी है मुझे एक माँ को। जी शरद जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप थोड़ा तेज बोले ताकि हम आपके सवाल को सुन पाए। हाँ टीवी तो बिल्कुल वॉल्यूम ऑन है। शरद जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप दोबारा फोन करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पूरी तरह से पहुंच सके। इसी बीच में हमारे साथ दूसरी कॉलर मधु हैदराबाद से जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी मधु जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। जी मैं 2000 में थोड़ी जमीन लिया हूँ मैं। जी जी सवाल पूरा करें आप अपना। 2000 में थोड़ी 2 एकड़ जमीन लिया हूँ मैं। जी उसके ओरिजिनल पेपर्स मेरे ससुराल में फंस चुके हैं। वो तो मेरे सास और ससुर गुजर गए, उसके बाद वो मेरे ब्रदर इन लॉ के पास रह गए। तो अभी मेरे पास नहीं है बोल रहा है और डिमांडिंग कर रहा है कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि अभी ससुराल का जो कुछ भी है बहन का, जी जो कुछ भी ससुराल का होता है ना बहन का जायदाद, वो मुझे लिख के दे दीजिए। देखिए मधु जी, आपके साथ जो ऑकरेंस है वो गंभीर प्रकृति का है, इसलिए कि आपके द्वारा प्रॉपर्टी को परचेज किया गया और आपके ब्रदर इन लॉ यदि आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आपको दबाव बना के आपसे कुछ लेना चाहते हैं, उसके बदले में पेपर देना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी ओपिनियन यही देता हूं कि आप उन डॉक्यूमेंट्स का जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ था उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से अर्थात रजिस्ट्री ऑफिस से या जहां भी रजिस्ट्रेशन हुआ है
वहाँ से आप उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके ले लें। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मिस हो जाने की एक कंप्लेंट भी थाने में दर्ज करा दें, तो आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगी वो आपकी प्रॉपर्टी के एथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके ब्रदर इन लॉ द्वारा जो आपको एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, आपका दबाव में लेकर के कुछ आपसे लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हुए कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो कंप्लेंट से आपके डॉक्यूमेंट्स को मिलने में आपको सपोर्ट मिलेगा। कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद आपके ब्रदर इन लॉ आपके पेपर्स को हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दें। जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मधु जी को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ आकाश जुड़े हैं नोएडा से, इनसे बातचीत करेंगे। जी आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। वकील साहब, मेरा जो प्रश्न है, एक्चुअली केस मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। जी आप अपना सवाल पूरा करें। हाँ, केस एक्चुअली उनका पहले चल रहा था लेबर कोर्ट में, जो नौकरी से संबंधित था। तो लेबर कोर्ट का आदेश हुआ था कि उनको बैक वेजेस देखे जाए और उनको नौकरी पे रखा जाए दोबारा से। तो विभाग ने नौकरी पे तो रख लिया उनको, बट उनके बैक वेजेस के लिए स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो अब वकील जो वहाँ के वकील साहब थे उस विभाग के, वो और हमारी तरफ से एक वकील साहब वो लड़ रहे थे। जो हमारे वकील हैं वो एक्सपायर हो गए और मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए ऑन ड्यूटी। तो अभी क्या है वकील साहब, जो वकील साहब थे उनके एक्सपायर होने के बाद क्या हम वकील चेंज कर सकते हैं या उन्हीं के बेटे हैं उन्हीं से केस जारी रखें? क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है उनसे। उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी। वो 2013 से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई लिस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप हमें प्लीज ये सलाह दीजिए कि हमें किसी दूसरे वकील के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि वकील प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं अभी में, पुराने वकील जो होते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा मुझे प्लीज गाइड कीजिए वकील साहब। देखिए, आपने जो भी सुना है वो सत्य नहीं है। आपको किसी भी पल अपने एडवोकेट को चेंज करने का एडवोकेट एक्ट के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग राइट है। आप यदि एक एडवोकेट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दूसरे एडवोकेट को इंगेज कर सकते हैं अपने केस में, या एक केस में कई एडवोकेट्स को भी आप इंगेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ये महसूस होता है कि आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको रिलीफ विद इन अ टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आपका इशू है ये इशू बहुत सीरियस है, इसमें आप जितनी जल्दी अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष होने वाली प्रोसीडिंग को डिसाइड करा ले जाएंगे उतनी जल्दी ही आपके अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। जब तक वहाँ पर वो रिट या अपील जो भी है पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो अदर बेनिफिट्स या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो मिलने में आपको लेट होगा, यानी विलम्ब होगा। तो आपको एडवोकेट चेंज करके यदि लगता है कि केस में रिलीफ जल्दी मिलेगा तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। इसमें कोई विधिक बाध्यता नहीं है कि कोई अधिवक्ता हटा दिए जाने के बाद वो किसी मुवक्किल को परेशान करे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑनलाइन कंप्लेंट का पोर्टल है, वहाँ पर ऐसे एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो सकती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ हितेंद्र जुड़ चुके हैं। जी हितेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट ईयर मेरे ब्रदर इन लॉ एक बाइक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए और उनके इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमने वकील भी किया। अभी करंटली वकील ये कह रहा है कि अभी आपके केस में आपको क्लेम मिलने में 2 से 2.5 साल लगेंगे और 2 से 2.5 साल बाद जितना लेट होगा उतने पैसे अच्छे मिलेंगे, ब्याज जुड़ के। मैम हम इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि 2 से 2.5 साल टाइम बहुत लंबा हो जाएगा मैम, और अभी एक्चुअली पीछे फैमिली को भी पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या पहला क्वेश्चन ये, क्या हम वकील चेंज कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे केस में क्लेम मिलने में कितना टाइम लगता है? देखिए, कोई भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम, अब क्लेम को डिसाइड करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स यानी ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं। उन ट्रिब्यूनल्स में ही क्लेम केसेस का निस्तारण होता है और कोर्ट जल्दी से जल्दी इस तरह के मुकदमों का निस्तारण कर रही हैं। एमएससीटी के जितने भी केसेस हैं, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के जितने भी केसेस हैं, वो ट्रिब्यूनल
यही कोशिश कर रही है कि विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर वो डिसाइड हो जाएं। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि एडवोकेट को हम चेंज कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास ये ऑप्शन और ये राइट हमेशा है कि आप किसी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में अपने एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं और जो आपको बेहतर एडवोकेट लगे उससे अपने आप केस की परसुएंस करा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने क्लेम केस किया है उस क्लेम केस में आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपके फेवर में कोई डिक्री आ जाएगी, यानी कोर्ट का जब आदेश हो जाएगा कि आपके जो मृतक थे उनके आप आश्रित हैं, आपका इतना क्लेम बनता है। वो आदेश आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट के साथ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके इंतज़ार में हम केस को लिंगरान नहीं कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं चला सकते हैं। इस बीच में यदि एविडेंस कहीं नहीं रहती हैं तो केस में ही प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एडवोकेट चेंज करने का राइट भी है। आपको जो ट्रिब्यूनल है जहाँ पर क्लेम केस चल रहा है वहाँ पर एक्सपीडिशली डिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन देकर प्रेयर करने का राइट है और आपको अपने क्लेम को जल्दी जल्दी डिसाइड कराने का राइट भी है। जी बिल्कुल। यहाँ पर धर्मेंद्र जी, एक्सीडेंट की क्योंकि बात हुई है तो मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूँगी। जब भी मोटर एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में यदि लाइसेंस फर्जी होता है तो ऐसी स्थिति में क्या क्लेम बनता है या नहीं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपादित सिद्धांत अभी दिया। उस प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार कई केसेस में ऐसा देखने को आया जिसमें जो डीएल था यानी ड्राइविंग लाइसेंस था ड्राइवर का, वो ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं था, यानी उसकी वैधता ख़त्म हो गई थी, या इस केस में पर्टिकुलर केस का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस केस में वो लाइसेंस फेक था। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रतिपादित सिद्धांत दिया कि डीएल अगर फेक भी है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर फेक भी है, तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी का ये दायित्व नहीं होता है कि वो डीएल का वेरिफिकेशन आरटीओ में जाकर कराए। उसको डीएल की एक कॉपी मिल गई, इससे ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ठीक है ड्राइवर के पास डीएल है। और ऐसी स्थिति में जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर यदि कोर्ट ने कोई जो प्रतिकर का आदेश है वो किया है, यानी क्लेम देने के लिए निर्देश किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ये आधार या इस आधार का बहाना लेके कि गाड़ी के ड्राइवर का डीएल फेक था, ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होती है, वो जिम्मेदारी मालिक की होती है। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर लायबिलिटी की जिम्मेदारी दी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और इंदौर से अगले कॉलर हमारे साथ शिवराम जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। हाँ सर। जी अपना सवाल रखिए आप। जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे सर बच्ची शादी करी थी 1.5 साल की, तो उसकी पति ने छोड़ दिया। 1.5 साल हो गया जी केस चलते, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 1 तारीख पर 2 तारीख बाद वकील साहब से पूछता हूँ, कोई जवाब देते नहीं मेरे को। क्या करना चाहिए साहब उनको? हम बहुत परेशान हैं। देखिए, आपका जो ये पारिवारिक विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित है, ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स हैं मेट्रोपोलिटन मैटर्स में कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों को इस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी निस्तारित करना चाहिए और कम से कम जो पीड़िता है, जो वीमेन है, उसको त्वरित एंट्रीम रिलीफ देना चाहिए। तो आपको न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दे के केस को एक्सपीडिशली डिसाइड करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और यदि आपने मेंटेनेंस के केस कर रखे हैं 125 सीआरपीसी में, या डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स कर रखी हैं, या आपने 498 ए के अंतर्गत कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रखी है, तो जो भी आपका केस है उस केस में आपको केस के परसुएंस के लिए, एंट्री मेंटेनेंस के लिए, आपके रहने के लिए, आपके भरण पोषण के लिए कोर्ट को आपको रिलीफ देने का लीगल राइट है, जिसपे बहुत क्लियर लॉज हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ न्यायालय में परसुएंस ठीक से करिए अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, जो न्यायालय को इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि हम पीड़ित हैं और हमको यदि त्वरित न्याय नहीं मिला तो हमारा न्यायालय के समक्ष आने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, इसके अलावा आज हम एक्सीडेंट क्लेम की बात कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट क्लेम में अगला सवाल ये बनता है कि एक्सीडेंट क्लेम में गवाह और सबूत जो होते हैं उनका कितना महत्व होता है क्लेम के केसेस में?
देखिए, क्लेम कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने पे जो क्लेम है वो दो पार्ट में होता है। एक्सीडेंट होने के बाद कोई यदि चोट किसी को लगती है और वो घायल हो जाता है, तो घायल हो जाने की दशा में उसके द्वारा जो अपना इलाज कराया गया है, इलाज के साथ साथ उसने जो मेडिकल में अपने मतलब मेडिसिन लेने में या अपनी देखभाल करने में या कहीं वो सर्विस करते थे, उसकी इनकम होने में कोई भी प्रभाव पड़ा है, और ये सारी बिंदुओं को वो क्लेम केस के माध्यम से रिकवर कर सकता है। इसी प्रकार यदि एक्सीडेंट क्लेम में किसी की डेथ, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, वो न्यायालय के समक्ष मोटर एक्सीडेंट क्लेम करने के लिए ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जो मृतक है, उस मृतक की इनकम के अकॉर्डिंग, उस मृतक की उम्र यानी एज के अकॉर्डिंग, उस मृतक की जो लायबिलिटीज़ थी और जो उनके अपने एसेट्स थे, उसके अकॉर्डिंग उनके अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए न्यायालय में जो एमएससीटी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें न्यायालय बहुत सजग रहती है और जल्दी से जल्दी इनको निस्तारित करने के लिए न्यायालय प्रयास करती है। यहाँ पर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या इस तरह के क्लेम केसेस में एविडेंस का, साक्ष्य का महत्व है। निश्चित रूप से हर प्रोसीडिंग में साक्ष्य और गवाह दोनों का माकूल सामंजस्य होना चाहिए और दोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ उस एक्सीडेंट में नेग्लिजेंसी भी देखी जाती है। जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी नेग्लिजेंसी थी या नहीं थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके क्या कंडीशंस थी, उस एक्सीडेंट को देखा किसने, क्योंकि बहुत जगह ऐसे मामले देखने को आते हैं कि जिन वाहन से यानी जिन व्हीकल से एक्सीडेंट नहीं भी हुआ वो केस में इम्प्लीड कर दिए गए और उसके बाद में ट्रायल में ये प्रूफ नहीं हो पाया कि वो वाहन घटना के स्थान पे था। इसलिए जो घटना को देखने वाले लोग हैं, आई विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस का भी उतना ही महत्व है जितना अदर विटनेसेस का है। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यायालय साक्ष्य और गवाह से जो प्रतिपरीक्षा होती है यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसे आधार पे ही ये अपना माइंड मेकअप करते हैं कि जो क्लेम है उस क्लेम को किस लेवल तक प्रोवाइड करना है। क्लेम के क्राइटेरियाज हैं, कैटेगरीज हैं, तो उस कैटेगरीज में अधिकतम लाभ जो पीड़ित को मिल सकता है, न्यायालय प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए ये देने का प्रयास जरूर करती है। लेकिन उसके लिए एविडेंस यानी जो मृतक है उसकी इनकम कहाँ से कितनी थी, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, जो घटना के समय लोग थे उनकी विटनेसेस, इसी प्रकार उसके जो आश्रित हैं उन आश्रितों का पूरा विवरण, उसके डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं और केस का ट्रायल जब बहुत जल्दी डिसाइड होता है तो इन्हीं के आधार पर न्यायालय को अधिकतम प्रतिकर या अधिकतम बीमा की राशि दिलाने का अधिकार प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ बैंगलोर से श्रीराम जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका श्रीराम, अपना सवाल करें आप। श्रीराम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जसपाल जुड़े हैं। जी जसपाल जी अपना सवाल रखें आप। बरेली में जमीन है मेरी लंकार की। जी हेलो जी, आपकी आवाज अब तक आ रही है, अपना सवाल पूरा करें आप। हेलो जसपाल जी अपना सवाल पूरा करें आप। लंकार की जमीन है तो वो माँ का नाम है। जी शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, पंकज जी दिल्ली से हैं, उनसे बात करेंगे। जी पंकज जी अपना सवाल रखें आप। हेलो जी जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और क्लेम के मुकदमे की हम बात कर रहे थे। यदि इस तरह के मुकदमे एक पक्षीय होते हैं तो इसका क्या होता है और इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है? देखिए, बहुत सारे जब ऐसी स्थितियां आती हैं जब न्यायालय के समक्ष कोई भी क्लेम केस चल रहा होता है या ट्रिब्यूनल के समक्ष जब कोई भी क्लेम केस चल रहा होता है, तो उस क्लेम केस में जो एक्यूज हैं या जो
वाहन के स्वामी हैं या जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका विवरण कंप्लेंट करने वाले को नहीं मिल पाता है, या मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्लेम केस डिसाइड होता है, उस क्लेम केस में रिकवरियल अमाउंट तो डिसाइड हो जाता है, लेकिन रिकवरी जिससे होनी है उसका पूर्ण विवरण ना होने के कारण रिकवरी नहीं हो पाती है। फिर जो कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति हैं वो उनका सही पता, सही जो उनका स्थान है और संपूर्ण विवरण वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। ऐसी दशा में जिसके खिलाफ क्लेम डिसाइड हुआ है वो न्यायालय के समक्ष अपीयर होके अपने फैक्ट को प्रेजेंट करने के लिए रिकॉल कराते हैं, यानी एक्स पार्टी जो डिक्री हुई है उस डिक्री को रिकॉल करने के लिए जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स करते हैं। अर्थात सीपीसी में ऑर्डर 9 रूल 13 में यदि एक्स पार्टी डिक्री हो चुकी है रिकवरी की, तो उसके लिए ऑर्डर 9 रूल 13 में जो प्रोविजंस हैं पूरे केस की नवैयत को जानने के साथ जो एक पक्षीय आदेश हुआ उसको रिकॉल कराने का प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन उस समय विपक्षी को अपने संपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, और न्यायालय के समक्ष जब वो अपने संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं तो न्यायालय का यह स्वविवेक होता है, यानी डिस्क्रिशन ये है कि न्यायालय उस तथ्य का अवलोकन करते हुए उनको फैक्ट पर अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए अवसर देते हुए जो पूर्व में पारित एक्स पार्टी डिक्री है उसको रिकॉल कर लें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे कॉलर सुरेश जी मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी सुरेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम वकील आपका में। आपकी यदि कानून से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्लेम को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े तमाम सवाल, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े पंकज दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। जी पंकज जी। हेलो जी पंकज जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें आप। मैम, सवाल मेरा यह है कि मेरे जो प्रॉपर्टी है ना, जी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, तो मेरे पिताजी इसको बेच रहे हैं बेवजह, मतलब कोई रीजन नहीं है। जी तो इस पे हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, ऐसा है कुछ? देखिए, आपकी दादाजी की संपत्ति है। दादाजी की संपत्ति में आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वही अधिकार प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को है। तो ऐसी स्थिति में आपके पिताजी अकेले उस भूमि को, उस भवन को विक्रय नहीं कर सकते हैं। आपको न्यायालय के समक्ष एक इंजंक्शन सूट फाइल करना चाहिए सीपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, और 151 सीपीसी की एप्लीकेशन देके आपकी प्रॉपर्टी को सेल न किया जाए, उसके लिए आप रोकने की प्रार्थना कर सकते हैं। न्यायालय आपको अगर फाइनल केस के डिसीजन तक अर्जेंसी समझती है तो आपको ऑर्डर 39 रूल 12 में
एंट्रीम रिलीफ देते हुए आपकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी को सेल करने से आपके पिताजी को रोक सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक दीवानी का वाद यानी सिविल सूट न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और उस सिविल सूट के माध्यम से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके आपके राइट उस पर आपके राइट सिक्योर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ शिव कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। जी अपना सवाल करें आप। जी मैडम, मेरा 1 जून 2019 को मेरे शॉप में आग लगी थी। मेरा लहंगे का कारोबार था, साड़ियों का, सूटों का, तो उसमें आग लगी थी। जिसके हमने कई बार सर्वेयर आए, उनको सारे हमने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे उन्होंने सारी हमने प्रोवाइड की। तो लास्ट में कंपनी ने मेरे को ये पल्ला झाड़ दिया कि आप एक बार पहले भी हमारे साथ घटना हुआ था करोड़ बाग में, वो हुआ था 2016 में। उस बात को इन्होंने कंपनी वालों ने कहा कि आपने मुझे पिछले इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसकी वजह से हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। जबकि उस बात को बीते हुए मतलब कि 2 साल से ऊपर हो चुका था और जो हमने नई फर्म ली जिसमें हमने नया रजिस्ट्रेशन GST नंबर रजिस्ट्रेशन कराया, नया फर्म नई जगह पे हमने क्या नाम है कि अपना कारोबार खोला और क्या नाम है कि 2019 में मेरा लॉन्च हुआ। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए डिनाई कर दिया थी कि मैं आपको कोई भी क्लेम हम नहीं दे सकते, आपने मेरे को पिछली जानकारी नहीं दी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। शिव कुमार जी, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के लिए आपको लीगल 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब भी कोई इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस होता है ईयर बाय ईयर का, यानी वर्ष दर वर्ष का होता है। तो आपका इंश्योरेंस 2016 में था, फिर 2017 में हुआ, फिर 2018 में, 19 में, हर साल का इंश्योरेंस अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके कारोबार का जो इंश्योरेंस था वो ईयर बाय ईयर आप कराते रहे। तो 2016 में यदि कोई इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक आपकी तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भी गई तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अभी जो आपको क्षति हुई है इससे उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, यानी उस बिंदु को आधार बना के आपके क्लेम को रोका नहीं जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये अनियमितता की जा रही है, इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को एक लीगल नोटिस देने के साथ अपने क्लेम को इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आपके पास उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत करने का ऑप्शन ओपन है। उपभोक्ता फोरम में आपका ये जो वाद है इसमें आपको कोई भी न्याय शुल्क वगैरह नहीं देना होता है। नॉमिनल न्याय शुल्क दे के 1500 रुपये का आप अपने परिवाद को दर्ज करा सकते हैं। और जब परिवाद आप दर्ज कराएंगे तो उसमें सर्वेयर की जो रिपोर्ट है उसको भी आप अटैच कर दीजिए और सर्वेयर की रिपोर्ट पर जो उपभोक्ता फोरम है उनको कॉग्निजेंस लेने के भी राइट है, वो उस पर स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से और डिटेल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको समन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवाद को प्रस्तुत करिए उपभोक्ता फोरम में और परिवाद को प्रस्तुत करने के साथ ही अपने क्लेम को आप इस्टेब्लिश करिए। आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके द्वारा मांगी गई क्लेम की राशि जरूर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं आप। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ूंगी। और जिस तरह से अभी हमारे कॉलर का भी सवाल था, ऐसे में अगला सवाल ये बनता है कि परिवाद के रूप में क्या जब हम जाते हैं न्यायालय में कोई कार्रवाई होती है तो क्या वो कार्रवाई जल्दी होती है? देखिए, परिवाद के लिए न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है जो CRPC के प्रोविज़न है। अभी एक बहुत अच्छा जजमेंट कानपुर नगर के डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के साथ में ADJ हैं उनके द्वारा किया गया, श्री विकास गुप्ता जी द्वारा। उसमें उन्होंने कंप्लेंट केस में जो एक्यूज थे उनको सज़ा दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक प्रतिपादित सिद्धांत शंभू दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP और 2016 में एक केस था कर्नाटका हाई कोर्ट का जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करते हुए प्रतिपादित सिद्धांत दिया कि पीड़िता के द्वारा दिया गया बयान
पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपने आप में पर्याप्त आधार है किसी भी एक्यूज्ड को सजा देने के लिए। जरूरी नहीं है कि उसमें पीड़िता ने अपना मेडिकल कराया था या नहीं कराया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर व्यू है इस मामले में कि कंप्लेंट केस यदि रजिस्टर्ड हुआ है तो कंप्लेंट केस में कोर्ट को वही सेक्शन आईपीसी के जो स्टेट केस के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं उसमें उतनी ही सज़ा देने के, उतनी ही पनिशमेंट देने के राइट मिलते हैं। तो न्यायालय के समक्ष जो परिवाद है उस परिवाद में पुलिस का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। यदि न्यायालय चाहे तभी वो सेक्शन 201 और 202 की प्रोसीडिंग्स में जो घटना है उस घटना के बारे में इंक्वायरी कर सकती है, रिपोर्ट मंगा सकती है। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन है कि जो मेरे समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो परिवाद के साथ में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और जो परिवाद के साक्ष्य में स्टेटमेंट और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, ये सब पर्याप्त आधार हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेती है और एक्यूज के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करती है और ये केस भी बहुत जल्दी डिसाइड होते हैं। जी, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर मुरादाबाद से शगूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शगूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शगूर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ूंगी और अगला सवाल यह है कि यौन शोषण के मामले में क्या समय पर मेडिकल जो होता है वो कराना, और अगर नहीं होता है तो क्या वो मौलिक अधिकार है और उसका उल्लंघन होता है अगर ना हो तो? देखिए, 2012 के बाद से, निर्भया कांड के बाद से जो लॉ में अमेंडमेंट्स हुए या ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस में अलग अलग प्रतिपादित सिद्धांत आए, उसके बाद से इस तरह के मामलातों को बहुत ही गंभीरता से न्यायालय द्वारा अवलोकित किया जाता है और इनके विचारण को भी शीघ्र करके उस पर डिसीजन दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक डिस्ट्रिक्ट के एडीजे कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया वो इस नेचर के ही केस में 21 दिन में अपना जजमेंट सुना दिया गया। तो निश्चित रूप से न्यायालय बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ में इस तरह के मामलातों का विचारण करती हैं और जब भी किसी भी पीड़िता का मेडिकल, उसके साथ जो घटना घटित हुई उसका मेडिकल, अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड हो गई तो पुलिस के सहयोग से उसका मेडिकल हो जाता है और वो यदि कोर्ट में कंप्लेंट केस के माध्यम से आई तो निश्चित रूप से उसका मेडिकल नहीं हो पाता या मेडिकल उसका कराने के लिए कोई सहयोग नहीं करता है। तो मेडिकल इस तरह के मामलातों में ऐसा कोई बहुत मजबूत आधार या साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय को आदेश पारित करने में कोई बाध्यता हो। यदि मेडिकल नहीं भी हुआ है तो न्यायालय को और सारे एविडेंसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के लाइट में ऑर्डर करने के अपने लीगल राइट हैं। यहाँ पर जो पीड़िता है उसके मौलिक अधिकार का प्रश्न आपने कहा, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की अगर हम बात करते हैं तो इन सब में समानता के अधिकार के साथ मौलिक अधिकारों का विवरण ही दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। निश्चित रूप से यदि हमें जीने का अधिकार है तो हमें इलाज कराने का भी अधिकार है, हमें अपना भरण पोषण लेने का अधिकार भी है, हमें स्वच्छतापूर्वक किसी दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना अपने अधिकारों को पाने का अधिकार भी है। तो निश्चित रूप से अगर मेडिकल नहीं हो रहा है तो वो उसके एक मौलिक अधिकार का हनन है जिसमें पीड़िता जिसके द्वारा मेडिकल नहीं किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वच्छंद होती है। जी, इसके अलावा अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, KS धवन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें आप। मैडम, ऐसे है कि मैंने किसी को पैसे दे रखे थे, थोड़े थोड़े पैसे मेरे करके, उसे 7 लाख रुपया लेना है। अब वो मेरे को दे नहीं रहा, मेरे को सिर्फ उसके चेक है। जी मिस्टर धवन, यदि आपके पास चेक हैं तो उन चेक को आप बैंक में अपनी जो अमाउंट है उसको विड्रॉल करने के लिए चेक को आप बैंक में लगाइए। यदि चेक देने वाले के खाते में पैसा होगा तो आपके बैंक में वो पैसा आ जाएगा। और यदि आपकी चेक डिसऑनर हो जाती है यानी अनादरित हो जाती है तो आपके पास लीगल फोरम में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराने के राइट हैं। 138 NI एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी चेक डिसऑनर होने पर मेमो में जो आधार लिखा होता है, यानी बैंक से जब चेक रिटर्न होती है तो उसके साथ में एक मेमो लगा होता है। उस मेमो में फंड इनसफिशिएंट
या अदर रीजन्स लिखे होते हैं, वो आप चेक को बैंक में अपने लगाइए और चेक यदि अनादरित हो जाती है तो आप उनको एक लीगल नोटिस दीजिए अपनी रकम को लेने के लिए, और रकम यदि आपकी उस नोटिस देने के बाद भी नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ आप कंप्लेंट केस में जा सकते हैं। जी, इसके अलावा धर्मेंद्र जी, अगला सवाल अब ये है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ जो एक पक्षीय कार्रवाई होती है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, न्यायालय प्रतिवादी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, प्रतिवादी का मतलब डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट मोस्टली सिविल सूट में ही डिफेंडेंट प्रतिवादी को पक्षकार के रूप में योजित किया जाता है या इम्प्लीड किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्लेंटिफ यानी जो वादी है उसके द्वारा कोई केस फाइल किया गया सिविल नेचर का, और न्यायालय में उस केस पे समन जाने के बाद जो डिफेंडेंट हैं वो अपीयर नहीं हुए, तो न्यायालय को एक्स पार्टी प्रोसीड करने के राइट हैं, एक पक्षीय कार्रवाई अगेंस्ट द डिफेंडेंट करने का राइट है। तो ऐसी स्थिति में जो एक पक्षीय कार्रवाई डिफेंडेंट के अगेंस्ट में होती है, उस कार्रवाई के होने के साथ यदि डिफेंडेंट उस कार्रवाई के दौरान भी अपीयर नहीं होता है तो फिर जो कोर्ट है उस कोर्ट को फाइनल डिक्री करने के भी अधिकार हैं। फाइनल डिक्री का एग्जीक्यूशन, उसका निष्पादन जब होता है तो निष्पादन होने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो निष्पादन की न्यायालय के माध्यम से होती है। अब न्यायालय के माध्यम से जब सम्मन या नोटिस विपक्षी के पास पहुंच जाता है तो विपक्षी को वाद के विचारण की, उस पर हुए जजमेंट की जानकारी होती है। सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में ऐसा प्रतिवादी जिसके खिलाफ कोई डिक्री हुई हो उसको न्यायालय के समक्ष आके ऑर्डर 9 रूल 13 में अपने खिलाफ हुई एक्सपायरी डिक्री को रिकॉल कराने का राइट है। उस राइट का यूज़ करते हुए न्यायालय जो भी कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट हैं उनके अवलोकन के बाद ये निर्धारित करती हैं कि हमें रेजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। यदि न्यायालय रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है तो जो वाद है वो मूल नंबर पर स्थापित हो जाता है और पुनः उस पर विचारण की कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होती है। जी, इसके अलावा मुरादाबाद से शगूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शगूर जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम, मैं सबूर अहमद मुरादाबाद से जुड़ा हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि सर से, अगर कोई वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अगर उस पर कोई निर्माण कार्य किया जाए तो उसे रोका कैसे जा सकता है? देखिए, कोई भी वाद यदि न्यायालय में विचाराधीन है और वो वाद निषेधाज्ञा के लिए है यानी स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा आपको एंट्रीम रिलीफ तो कम से कम इस बात का मिलना चाहिए कि जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी है उस क्वेश्चन प्रॉपर्टी का कहीं कोई दुर्व्यय ना हो, उसका कहीं ट्रांसफ़र ना हो, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जब तक कि आपके राइट इस्टेब्लिश होकर आपको ना मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में रिक्वेस्ट करते हुए आप एक टेम्परेरी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ सीख करके न्यायालय से आप उपशम प्राप्त कर सकते हैं। अब उससे पहले की स्थिति ये है कि यदि न्यायालय को आप इस बात के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में चेंजमेंट्स हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी में निर्माण हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में ऑर्डर 26 रूल 9 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके अधिवक्ता, आयुक्त या अमीन के माध्यम से आप मौके की जांच भी करा सकते हैं और मौके की जांच करा के जो वहाँ की आख्या है उस आख्या को आप न्यायालय में प्रस्तुत करा सकते हैं। न्यायालय के समक्ष जब ऐसी आख्या आ जाती है तो न्यायालय को ये अधिकार है कि उस रिपोर्ट के लाइट में आपके इंजंक्शन एप्लीकेशन को त्वरित सुने और आपको सुनने के बाद जो भी लीगल रिलीफ है वो प्रदान करें। जी, आगे बढ़ेंगे और अगली कॉलर हमारे साथ मधु लाइन पर जुड़ी हुई है। जी मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मेरा होगा, जिस तरह से हमने क्लेम की आज बात की है और यहाँ पर यौन शोषण के मामले में भी आपने एक जिक्र किया है किस तरह से कानूनी अधिकार हो सकते हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की हत्याएं होती हैं और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसे लेट में दर्ज किया जाता है या समय पर नहीं कराया जाता। ऐसे में जो परिवार वाले होते हैं उन्हें ठीक तरह से केस की जानकारी नहीं मिलती और उसका घाटा उन्हें उठाना पड़ता है। तो इस केस में कानून कैसे मदद कर सकता है उनकी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब भी कोई मर्डर होता है, कोई भी मर्डर जैसे गंभीर अपराध में नेग्लिजेंसी नहीं हो सकती है। जब भी मर्डर होता है, मर्डर के बाद जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उस पर तुरंत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और दर्ज होने के साथ ही उसका पीएम भी होना चाहिए, पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। पोस्टमार्टम होने से जो मर्डर का कॉज है वो क्लियर हो जाता है, किस तरीके से मृत्यु कारित हुई है, यानी हत्या जो की गई है उस हत्या का तरीका क्या था, उस हत्या के लिए उपयोग क्या क्या चीज़ें की गई और उस हत्या को किस प्रकार किया गया। तो पीएम बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में कोर्ट में ट्रायल के समय भी प्रयोग में साक्ष्य के साथ लाया जाता है। अभी जब पीएम होने के समय विलंब होता है तो वो विलंब का कहीं ना कहीं फ़ायदा एक्यूज पर्सन को मिल सकता है, क्योंकि जो शरीर है यानी जो बॉडी है, इसमें मेडिकल परीक्षण के दौरान या पोस्टमार्टम होने के दौरान जो इंजरीज़ हैं, उन इंजरीज़ का समय बीतने के साथ में जो नेचर है वो भी परिवर्तित हो सकता है। कहीं ब्लड की क्लॉटिंग त्वरित यदि मर्डर के बाद पीएम हो रहा है तो वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ज़्यादा समय तक होगा तो क्लॉटिंग हो गई होगी, या इस तरह के मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो बहुत सारे आधार हैं, उन आधारों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है यदि पीएम विलंबता से होता है। तो जो भी घटनाक्रम है, घटनाक्रम में जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको त्वरित इस बिंदु पर ध्यान देते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को कंप्लीट करना चाहिए और लेना चाहिए, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट ट्रायल में ही पड़ता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ संजीव जी बरेली से जुड़े हुए हैं। जी संजीव जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल करें आप। सर, एक सवाल है मुझे आपसे। जी बताइए। मैं जैसे हमारा केस चला था पत्नी से, तो हमने अपने दोनों केस वापस ले लिए, वो केस वापस नहीं लिए। जी जी, अब आप क्या चाहते हैं संजीव जी? हेलो जी संजीव जी बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? जी, आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? क्या वो केस वापस ले ले या आप समझौता करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ना समझौता सब हो गया था, तो यहाँ तक केस आगे बढ़ा था बरेली में, तो हमने तो केस वापस ले लिए जी और वो केस वापस नहीं ले रही है। जी देखिए, ये आपने जो समझौता किया उस समझौते को आपको राइटिंग में न्यायालय के समक्ष, लिखित में न्यायालय के समक्ष देना चाहिए था। यदि आपने न्यायालय के समक्ष कॉम्प्रोमाइज़ को प्रॉपरली ड्राफ्ट करके अपने एडवोकेट के माध्यम से नहीं प्रस्तुत किया है, या आपने जो अभी केस वापस लिए हैं उन केस में ये आधार नहीं दिया है कि हमारा सुलह समझौते के आधार पे अपने केसेस को हम वापस ले रहे हैं और जो हमारी पत्नी है वो अपने भी केसेस को वापस ले लेंगी, अगर ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु आपने नहीं लिखा है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई सुलहनामा दाखिल किया है और अपने केस को सुलहनामा दाखिल करते समय न्यायालय को इस बात के लिए संतुष्ट किया है कि आपके बीच में समझौता हो गया है, तो उनको भी अपने, यानी आपकी पत्नी को भी अपने मुकदमों को वापस लेना पड़ेगा। कोई भी समझौता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आपसी बातचीत का उल्लंघन दोनों में से कोई भी एक पक्ष, यदि उसने न्यायालय के समक्ष बात रखी है तो उल्लंघन नहीं कर सकता है। जी आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर पंकज जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका। मुझे वकील साहब का कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए था। जी, वकील साहब का कांटेक्ट नंबर आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स देख सकते हैं उन पर कॉल करके ले सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप फिलहाल कर सकते हैं। पर्सनली मिल रहा हो कोई? जी बिल्कुल, आप कॉल कीजिए, आपको कांटेक्ट नंबर अवेलेबल कराया जाएगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मेरा ये है कि तमाम क्लेम की हम बात कर चुके हैं, चाहे एक्सीडेंट की बात हो या फिर पोस्टमार्टम की बात हो। मेडिक्लेम की जब हम बात करते हैं तो मेडिक्लेम में भी हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बढ़ चढ़कर लोग लेते हैं, लेकिन कई केसेस में लोगों को उल्टा घाटा उठाना पड़ता है। काफ़ी पैसे देने के बाद भी जब ज़रूरत होती है तब मेडिक्लेम नहीं मिलता। क्या कानून की सहायता यहाँ पर भी ली जा सकती है? देखिए, अभी हमारे एक दर्शक का जो फ़ोन था वो भी इस प्रश्न से मिलता जुलता ही था कि इंश्योरेंस जब होता है तो इंश्योरेंस करते समय कंपनियां क्या करती हैं, जो इंश्योरेंस का बॉन्ड है उस बॉन्ड में उसके लिए जो फॉर्मेट या जो उसका फॉर्म है उसमें साइन करा लेते हैं, और जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादातर स्थितियों में साइन करते समय सारे कंटेंट्स को पढ़ता नहीं है। अब कंपनियां उसका कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा उठाती हैं। जब मेडिक्लेम देने के लिए कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया और उस मेडिक्लेम के लिए जो एक अमाउंट यानी जो प्रीमियम फिक्स हुआ उसको जो क्लेम कराने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा अदा कर दिया गया, तो निश्चित रूप से कंपनी और उसके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो जो कंटेंट्स या जो जो रिलीफ कंपनी ने देने का वादा किया है वो कंपनी को देना चाहिए। सामान्य तौर पर लोग परेशान इसलिए होते हैं कि उनको वैधानिक कार्रवाई करने के ज्ञान नहीं होते हैं और वो उस तरह की कार्रवाई से बचना भी चाहते हैं। आप यदि कोई मेडिक्लेम आपको प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं और आपको जो वादा कंपनी द्वारा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उपभोक्ता फोरम में ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार हैं। आपको जो भी आपके और कंपनी के बीच की शर्तें तय हुई हैं उसके अनुसार मेडिक्लेम लेने का अधिकार है। अभी मेडिक्लेम में मैक्सिमम कंपनीज़ ने बहुत सारी एडिशनल जो हमारी डिसीज़ हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे, तमाम कंपनीज़ ने अपने मेडिक्लेम में कोविड को भी इंक्लूड किया कि यदि कोई कोरोना पेशेंट है तो वो भी मेडिक्लेम को ले सकता है। अब इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति में ना तो वो लीगल प्रोसेस में जाते हैं और ना ही वो अपने साथ जो घटना घटित हुई कंपनी के द्वारा उस पर कोई प्रोसीडिंग्स करके रिलीफ ले पाते हैं। सबसे ज़्यादा अहम अवेयरनेस की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, जो भी एग्रीमेंट हो, वो किसी कंपनी के साथ हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, उसका अवलोकन उसको पढ़ना जरूर चाहिए और उसको पढ़ने के साथ अपनी बात को उसमें रखना भी जरूर चाहिए। जी बिल्कुल। अगली कॉलर मंजू जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी मंजू जी, स्वागत है आपका। जी अपना सवाल रखें आप। देखिए मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल रखें। मंजू जी आप अपना सवाल करें। देखिए मेरे हस्बैंड रेलवे में, मैं लखनऊ में रहती हूँ। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप टेलीविजन का वॉल्यूम डाउन करें और अपना सवाल पूरा करें। एक मिनट। देखिए मेरे हस्बैंड रेलवे में नौकरी करते थे, तो उन्होंने मतलब उनको पैरालाइज किया था, उनको 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट दी गई थी। जी जी, आगे सवाल क्या है आपका? मतलब ये है कि उनकी ग्रेजुएटी वगैरह पाने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? भाई उनको 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट दी गई थी, अभी उनकी पेंशन भी नहीं दी गई है, चालू नहीं की गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए मंजू जी, आपको पहला जो आपका कार्य है वो डिपार्टमेंट में आपको अपनी जो भी ये ग्रीवांसेज है, यानी आपको ग्रेजुएटी नहीं मिली है, आपको पीएफ नहीं मिला है, आपकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है, आपके जो अदर कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं मनी से रिलेटेड वो भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डिपार्टमेंट में जो आपके हस्बैंड को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है और जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी के द्वारा इनको आवश्यक सेवानिवृत्त किया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना प्रत्यावेदन उनको देना चाहिए और इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी लेने के लिए उनके द्वारा प्रदान कराने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यदि वो अथॉरिटी आपके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं कर रही है, यानी आपके एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपको उस एप्लीकेशन की जिस दिन दी गई है उस डेट की वर्किंग की सर्टिफाइड कॉपी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कर लेनी चाहिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हुए डिपार्टमेंट को पार्टी बना के डायरेक्टिव्स लेने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत क्लियर व्यूज़ हैं कि कोई भी रिटायरमेंट दिया गया है, यदि किसी
व्यक्ति को, और उस रिटायरमेंट के बाद उसको अगर सही समय पर जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी पेंशन है, ग्रेजुटी है, पीएफ है, ये नहीं मिल पाता है तो वो और उसका परिवार सफ़र करता है, प्रॉब्लम फेस करता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो त्वरित डिसाइड होना चाहिए, और आपकी पीएफ ग्रेजुटी के लिए आप डिपार्टमेंट में भी पीएफ कमिश्नर के समक्ष, ग्रेजुटी के ऑफिसर्स के समक्ष भी एक रिटन कंप्लेंट इस बात के लिए दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट द्वारा आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मंजू जी को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसके साथ ही साथ हमें समय का इशारा भी हो चला है, तो हमारे आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। धर्मेंद्र जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अपने तमाम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि कानून से जुड़ी यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर रविवार हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आपकी यदि कोई भी परेशानी है तो आप हमें बिल्कुल कॉल करिए, और साथ ही साथ अपने जीवन को भी सरल बनाइए। अगले रविवार आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर पहुंचे योगी ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत, कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि पुस्तक का किया विमोचन, कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्ध, 576 कृषक उत्पादक कर रहे हैं काम। कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कानपुर दौरा, कानपुर देहात के गांव अनूपपुर जाएंगी राज्यपाल। कृषि विज्ञान केंद्र ने गांव को लिया है गोद। प्रदेश में नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला, चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित, कई प्रदेशों में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। यूपी में स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। इटावा में महिला दिवस पर शूटिंग प्रतियोगिता में 5 साल की बच्ची के हुनर ने सभी को चौंकाया, सही निशाना लगाकर श्रव्या तिवारी ने हासिल किया गोल्ड मेडल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते उत्तराखंड के रामपुर, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विश्वास किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, मैं निश्चित खरा उतरूंगा और आपके जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस